हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। और मैं हूं आपका देवेंद्र मिश्रा। और आज की जो क्लासेस हैं हम लोगों को आगे कंटिन्यू करना, राइट। तो बच्चों, जो क्लासेस हैं हमारी, हम लोगों ने कल 1919 के एक्ट तक हम लोगों ने सारे प्रावधान को समझ लिया था। देखो भैया, हम लोग कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे काम, और हमारा काम यह है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है। और कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो बच्चों, समझ करके हम बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर हम रटेंगे, कॉन्सेप्ट को रटेंगे, तो निश्चित ही हम ज्यादा बेहतर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आ गया, यानी कि समझ आधारित प्रश्न आ गया, तो आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। अगर आप रटे हुए हैं तो निश्चित रूप से आप उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे जिनको आपने याद किया। और याद करने की एक बड़ी समस्या यह है कि वो हम भूल जाते हैं। याद करने की एक बड़ी समस्या यह है कि हम याद की हुई चीजों को भूल जाते हैं बेटा। तो याद करना सलूशन नहीं है। अगर आप चीजों को समझ रखते हो चीजों की, तो निश्चित से वो चीजें आपकी हैं। आप जरा ध्यान करिए कि आपने कभी किसी सिनेमा को याद नहीं किया, लेकिन उसकी पूरी कहानी, पूरे गाने आपको याद रहते हैं। क्या आपने कभी याद किया है क्या कि जा बेवफा जा तुझे प्यार नहीं करना, लिख के कभी ऐसा किया है क्या? आपने कभी नहीं किया, लेकिन आपको याद रहता है। लेकिन वहीं पर जरा क्लास 9th को याद रखिए, जब आपने याद किया था कि राष्ट्रपति कार्य और शक्तियां, वो निश्चित रूप से आप परीक्षा में जाते थे भूल गए थे। तो जिन चीजों को हम पेपर पर लिख के याद करते हैं, वो बेटा याद रहती नहीं है। याद होने की बहुत बड़ी समस्या यह कि वो याद नहीं रहती। तो चीजों को हम जब समझते हैं, महसूस करते हैं, तो वो चीजें हमारी हो जाती हैं। तो पॉलिटी को रटना नहीं है, पॉलिटी को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कि हुआ क्या था। लास्ट टाइम आपसे मैं 1919 के एक्ट पे बात कर रहा था, और 1919 के बाद जैसे अगर हम देखें तो हम धीरे धीरे आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं। 1947 में हम आजाद हुए थे 15 अगस्त को। लेकिन उसके ठीक पहले मैं आपको पिछले 250 सालों से यह बता रहा हूं कि 250 सालों में क्या क्या हुआ था, किस तरीके से भारत के अंदर कानून बनने की जो प्रक्रिया है वो चलती रही, और कैसे प्रोसेस हुआ कानून बनने का, अंग्रेजों ने क्या कानून बनाए, उसमें से कौन से कानून हमारे संविधान में आज भी हैं, कौन से नहीं हैं। हमने इन चीजों को देखा। जैसे कानून बनने की जो प्रक्रिया है, हमने इस चीज को देखा और समझा। देखो बच्चों, भारत के अंदर जब हम आजाद हुए थे, तो आजादी के बाद निश्चित रूप से हमने अपना संविधान बनाया। लेकिन वो संविधान मूल रूप से हमारा नहीं है भैया, हम उधार लिए हैं, उधार लिए हैं, कहीं से कॉन्सेप्ट लिए हैं। हां, उन सभी कॉन्सेप्ट का हमने भारतीकरण किया। भारतीकरण का मतलब यह है कि हमने उनको अपने परिवेश के अनुसार ढाल लिया, सारे कानूनों को। जैसा भारत के लिए बेहतर हमने वैसा उसको बना दिया। लेकिन जो मूल कॉन्सेप्ट है हमारे संविधान का, कानून का, वो कहीं ना कहीं हम दूसरे देशों से लिए हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो जो भारत का संविधान है, तो भारत के संविधान में जो 70% कानून है, जो 70% प्रावधान है, वो हम 1935 के अधिनियम से लेते हैं। और 1935 के बाद अगर आप देखोगे तो हमने जब अपने संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की, तो भैया हमने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। कितने देशों का? 60। यानी कि हम 60 देशों के संविधान को लेकर के आए, और जो उसमें बेहतर था हमने उसको उठाया और हमने उसको अपने संविधान में लिख लिया। ये जो हमारी संविधान सभा थी, ये संविधान सभा क्या काम कर रही थी? संविधान सभा भारत के लिए एक ऐसा कानून बनाना चाहती थी जो पूरे भारत को सेटिस्फाई करे, पूरे भारत को संतुष्ट करे। संविधान सभा जानती थी कि हमारे देश में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, जैन, पारसी हैं। हमारे देश में 6000 बोलियां हैं। हमारे देश में तत्कालीन समय में 40 से 50 करोड़ लोग रहते हैं। छोटे हैं, गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, कोई पहाड़ी है, कोई समतली मैदान का है, कोई जो है घाटियों में रहने वाला है। तो सभी लोगों की डिमांड, सभी लोगों की जरूरतें, सभी लोगों की आवश्यकताएं अलग अलग थीं। लेकिन इसके बावजूद हमने एक ऐसा कानून बनाया
जो सबको संतुष्ट करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा संविधान है वो संविधान बहुत शानदार है। जरा सोचिए, हमारा संविधान एक ऐसा संविधान है जो इतनी विविधता होने के बाद भी भारत के लोगों को एक साथ बांध के रखा हुआ है। तो हमारा संविधान वास्तव में बड़ा महान है। हमने अपने संविधान को बनाने की जो प्रक्रिया है वो 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 से शुरुआत की, लेकिन उसके पहले भी हमने अपने देश में कानून नाम की चीज को देखा था और वो कानून अंग्रेजों ने बनाया था भारत के अंदर। तो बच्चों, 1919 के बाद जरा सोचिए कि 1919 के 27 सालों के बाद हम लोग जो है अपना संविधान बनाने के लिए गए। 1919 के ठीक 16 साल के बाद 1935 में अंग्रेजों ने भारत में फिर से बनाया कानून, और वो जो कानून बनाया भारतीयों अंग्रेजों ने, वो भारत के पूरे वातावरण को, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार की संरचना को देख करके उन्होंने एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक छोटा संविधान बनाया। अंग्रेज ये सोच रहे थे कि हम और लंबे समय तक यहां पर रहेंगे, तो उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जो भारत की जरूरतों के अनुसार था, लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी थी जो अंग्रेजों के पक्ष में थी। वो भारतीयों के लिए कानून नहीं बना रहे थे, वो कानून ऐसा बना रहे थे कि जो भारतीयों के साथ साथ उनकी जरूरतों को पूरा करे। मतलब उनकी जरूरतें पहले थी, भारतीय प्राथमिकता नहीं थे, लेकिन वो था इंपॉर्टेंट। तो उसी 1935 में, यानी कि आज से कितने साल पहले बच्चों, तो 65 और 22 जोड़ दीजिए, तो लगभग आज से 87 साल पहले, ये बात है 1919 की, भारत में एक कानून आया और उस कानून को हम लोग बोलते हैं एक्ट ऑफ 1935, 1935 का अधिनियम। और जो 1935 का अधिनियम है, ये जो 1935 का अधिनियम है बच्चों, इसमें कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं वो हम लोगों को देखना है यहां पे, राइट। तो आइए जरा देखते हैं कि 1935 में कौन कौन सी बातों को रखा गया था, क्या क्या चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण थी। तो बच्चों, जो 1935 में आया कानून वो इतना महत्वपूर्ण था कि हमने उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा। क्या कहा? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, TUTION, यानी कि उसको हमने छोटा संविधान कह दिया। क्या कह दिया बच्चा? छोटा संविधान। ये छोटा संविधान हमने क्यों कह दिया भैया? जो आज के टाइम में हमारा संविधान है, अगर आप आज के टाइम में संविधान देखेंगे तो कुल मिला के 395 आर्टिकल हैं। क्या बच्चा? 395 आर्टिकल। देखो बच्चों, आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अनुच्छेद। जो 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 मतलब सारे प्रावधान हैं, जो सारे प्रावधान हैं, प्रावधान का मतलब आप देसी भाषा में, ज्यादा तो अप्रोप्रिएट शब्द नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो एक समझने के लिए लेमैन लैंग्वेज में कि जो नियम कानून हैं। तो भाई 395 नियम कानून आज हमारे संविधान में है। जो 395 कानून है उसी को हम अनुच्छेद कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आर्टिकल 1, मैं बोलूं कि आर्टिकल ARTICL, आर्टिकल 1, इसका मतलब मैं नियम 1 की बात कर रहा हूं। जो संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 395 नियम है, लेमैन लैंग्वेज में कह रहा हूं, तो उसमें से हम लोग नियम 1 को पढ़ रहे हैं। मैं बोलूं कि आर्टिकल 35, तो इसका मतलब हम लोग नियम 35 को पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, राइट। तो ये जो नियम 35 है, नियम 1 है, नियम 2, नियम 4, तो ये सारे आर्टिकल्स हैं। तो सोचो कि आज के संविधान में 395 आर्टिकल हैं, लेकिन जब अंग्रेज 1935 में कानून बनाए थे तो उन्होंने भारतीय संविधान में कुल जो है, उस समय उन्होंने भारतीय संविधान में बच्चों जो 321 जो आर्टिकल्स थे उनकी संख्या थी 321। उन्होंने 321 आर्टिकल रखे संविधान के लिए, 321 आर्टिकल रखे। आज कितने बच्चों? ये आज हैं 395। उसके अलावा जो भारतीय संविधान का आज जो शेड्यूल है, जो अनुसूचियां हैं, सॉरी, जो शेड्यूल है, अनुसूचियां हैं, उनकी संख्या बच्चों 12। लेकिन तब जब उन्होंने बनाया था तो उनको 10 अनुसूचियां थी। कितनी थी बच्चों? 10 अनुसूचियां थी, 10। आज हमारे संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन तत्कालीन समय में जब उन्होंने बनाया था तो भारतीय संविधान में 14 भाग थे। आज पार्ट कितने हैं हमारे संविधान के? आज कितने पार्ट हैं? 22। और जो उप भागों को मिला दें
तो इनकी संख्या बढ़कर के 25 हो जाती है। लेकिन अगर हम तत्कालीन समय की बात करें 1935 में, तो उस समय कुल 14 भाग थे। तो अगर आप देखें तो एक छोटा संविधान है कि नहीं है? तो छोटा संविधान उन्होंने जो है अंग्रेजों ने उस टाइम पर बनाया था। अगर हम लोग यहां से आगे बढ़ें तो यहां से हम लोग देखें तो इसी एक्ट में पहली बार एक प्रावधान किया गया था कि भारत में जो जो दूसरा प्रावधान है, मैं थोड़ा इसको रफ करके लिखता हूं। कुछ बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि सर जो है आप लाइन से नहीं लिखते हैं। तो भैया लाइन से नहीं लिख पाते हैं, इसके लिए सॉरी चाहते हैं और लाइन से जो है आपको हम लिख दिया करेंगे। तो इसलिए हम लोग लाइन से लिखने का प्रावधान बना रहे हैं और लाइन से देखिए लिखेंगे। तो जो पहला इसमें प्रावधान किया गया था, पहला प्रावधान यह था कि एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना। क्या बना बच्चा? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना, मिनी संविधान बना। और जो ये मिनी संविधान बना इसमें कुल 321 आर्टिकल, 321 आर्टिकल, इसके अंदर 14 भाग थे और 10 अनुसूचियां थी, 10 अनुसूचियां थी। लेकिन आज जो संख्या है ये 395 है, 22 भाग हैं और इसकी संख्या कितने बच्चों? 12। बाद में अनुसूचियां 8 हो गई, फिर 8 से फिर बढ़ करके अब 12 हो चुकी हैं। तो ये अनुसूची का क्रम था। तो पहला काम तो ये हुआ कब? 1935 के अधिनियम में। पहला काम तो ये हुआ कि 1935 के अधिनियम में पहला काम तो ये हुआ। जो दूसरा काम हुआ, वो दूसरा काम क्या हुआ? इसी एक्ट के द्वारा 1935 के एक्ट के द्वारा भारत के अंदर एक अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ के स्थापना की बात की गई। अखिल भारतीय संघ के स्थापना की बात की गई, के स्थापना की बात की गई। अब बच्चा क्या है ये अखिल भारतीय संघ की स्थापना का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि अगर एक हम रफ डायग्राम बनाएं, अगर ये हमारा इंडिया है, मान लीजिए अगर ये हमारा इंडिया है, तो आज इंडिया 28 राज्यों में बटा हुआ है ना, 28 राज्यों में। और 28 राज्य जो हैं एक ही सूत्र से बंधे हुए हैं, एंड दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, जो दिल्ली से रेगुलेट होती है संसद के द्वारा। यानी कि पूरे भारत पर एक ही कानून लागू होता है। लेकिन तत्कालीन समय में यह व्यवस्था नहीं थी। अखिल भारतीय संघ का मतलब यह है कि पूरे भारत के लिए कानून की व्यवस्था नहीं थी। राज्यों में, हम प्रांतों में और रजवाड़ों में बटे हुए थे, तो यह व्यवस्था उस टाइम नहीं थी। लेकिन अखिल भारतीय संघ को स्थापित करने का प्रयास कब किया गया? 1935 में। लेकिन काम की बात यह है कि 1935 में अखिल भारतीय संघ बन नहीं सका। पूरे भारत को हम एक सूत्र में बांध नहीं सके। देख भाई, सोना वोना नहीं क्लास के अंदर। मुझे पता है कि तुम लोग जो है आधी वीडियो पढ़ते हो बेटा, निकल लेते हो। सब बताता यूट्यूब कि जो एवरेज व्यू आ रहा है वो 30% का है। तुम लोग पूरा वीडियो नहीं पढ़ता। रे मैं बनाता पूरा हूं, तुम पूरा पढ़ता नहीं। ऐसा काहे करता भैया? बिना देखे, बिना पूरी वीडियो की आगे बढ़ जाएगा क्या? अब आधी वीडियो के बाद जो बात बोलूंगा तो अगली वीडियो तो वहीं शुरू होगी ना भाई। तो पूरी वीडियो पढ़नी पड़ेगी तुमको, पूरी क्लास लेनी पड़ेगी, तब आगे की बातें समझ में आएंगी। और मैं तुमको विश्वास दिला रहा हूं, पॉलिटिक्स के अंदर तुम्हें कुछ भी रटना नहीं है। पूरी की पूरी पॉलिटिक्स मैं तुम्हें समझा दूंगा बेटा, तुम्हारे खून में घोल दूंगा। ये चैप्टर थोड़े से बोरिंग हैं, थोड़े से बोरिंग हैं, लेकिन इसके बाद जो पॉलिटी आएगी वो आपको पढ़ के मजा आ जाएगा बेटा। अगर तू पार्क में किसी के साथ बैठा है तो तू क्यों बैठा है, तेरे क्या अधिकार है, पुलिस वाले तुझको डांट सकते हैं, नहीं डांट सकते, क्या राइट है, क्या अथॉरिटी है, ये सब बातें बताऊंगा इसके अंदर। आपको मैं ये बताऊंगा कि अगर तुम सड़क पे पी के टल्ली हो, गिरे हुए हो, हालांकि तुम ऐसा नहीं करोगे, कोई ऐसा गिरा हुआ है, तो पुलिस अगर चैं पौ करके आती है और उसको उठा के पहुंचाती है हॉस्पिटल या उसके घर पहुंचाती है, तो भाई पुलिस ऐसा काम क्यों करती है? उसको ऐसा करने के लिए किसने बोला है? उसको ऐसा करने के लिए किसने बोला है? तो पुलिस की जिम्मेदारी क्यों बनती है? इन बातों को हम समझेंगे। इसके अलावा जैसे पॉलिटी क्या है, पॉलिटी ये है, ये बताता है कि अगर नरेंद्र मोदी के बारे में आप लिखते हो कि भैया आप उनकी पॉलिसी सहमत नहीं है, तो आप उनका विरोध कर सकते हो। क्या तुम औरंगजेब का विरोध भी कर सकते थे? अगर तुम औरंगजेब का विरोध करते तो बेटा तुम सेट कर दिए जाते। क्या करते? सेट। लेकिन आज लोग खड़े हो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी चोर है। तो नरेंद्र मोदी चोर है तो क्या नरेंद्र मोदी तुमको उठा के बुलेटिन पर कटवा देंगे? क्या है इनके पास इतनी पावर? क्या अथॉरिटी है? वो तुम पे केवल मानहानि केस कर सकते हैं, दूसरा कोई काम नहीं कर सकते।
मानहानि केस वो जीत जाएंगे तो तुम्हारे खिलाफ कोई सजा तय होगी, लेकिन दूसरा तुमको फांसी पे नहीं चढ़ा सकते, ये नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते बच्चों। तो जो पॉलिटी है ये आपको एक सभ्य इंसान बनाती है, एक आपको जिम्मेदार, एक आपको कह सकते हो कि एक ताकतवर इंसान, एक समाज का सशक्त इंसान बनाती है पॉलिटी। आप अपने अधिकारों को जान पाते हो, अपने राइट्स को जान पाते हो, जीवन जीने का मजा ही अलग है बेटा अगर पॉलिटी में पढ़ाऊं तो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही लला? इसलिए वीडियो तो पूरी देखा कर तू पहले। पहली बात तो जिसने छोड़ा बहुत मार लगाऊंगा, मैं पता लगा लूंगा कौन कौन छोड़ रहा है, कहां कहां छोड़ रहा है, किसने देखी किसने नहीं देखी है। तो बच्चा ये जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई, लेकिन क्या अखिल भारतीय संघ स्थापित हो पाया? नहीं हो पाया। 1935 के एक्ट में जो एक तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, वो तीसरी बात यह थी कि इसी एक्ट में, जैसे मैंने आपको कहा था कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1919 में। तो 1935 में जब हम आए तो प्रांतों के अंदर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन को बेटा समाप्त कर दिया गया, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। और ये जो द्वैध शासन है इसको बोलते हैं डायरकी सिस्टम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? DIARCHY, डायरकी सिस्टम बोलते हैं। ये जो डायरकी सिस्टम है ना बच्चा, इसको शुरू किया गया कब, कहां पे? केंद्र में शुरू किया गया। 1935 में प्रांतों में समाप्त कर दिया गया और इसको केंद्र में शुरू किया गया, राइट। तो ये आपके लिए एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात जानना इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा 1935 का जो एक्ट है इसने और भी कई बहुत सारे काम किए। जैसे अगर आप देखोगे तो इसी एक्ट के द्वारा भारत में जो चौथी बात है महत्वपूर्ण, इसी एक्ट के द्वारा 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। किसकी बच्चा? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ये संघीय न्यायालय क्या होता है? एक ऐसा फेडरल कोर्ट जो केंद्र के साथ साथ राज्य के मामलों की भी सुनवाई कर सके, जो भारत सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मामलों की भी सुनवाई कर सके। तो ये संघीय न्यायालय है, इसी को आज सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। SUPREME। जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया। लेकिन आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं। कितने बेटा? 34। और 34 में 33+1 होता है, यानी कि 33 तो सामान्य जज होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश होगा। लेकिन जब ये व्यवस्था बनी थी 1935 में, आज से 87 साल पहले, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में कुल 7 जज होते थे। कितने जज बेटा? 7। और 7 में जो 6 जज होंगे वो तो अन्य होंगे और एक इसमें क्या होगा? मुख्य होगा बेटा। अभी जो 6 जज थे ना, ये जो 7 जज थे, तो इन 7 जजों में 2 जज भारतीय होंगे, इसका भी प्रावधान किया गया। 2 जज क्या होंगे? भारतीय होंगे, इसका भी प्रावधान किया गया। और जो 2 जज भारतीय थे, एक तो थे भाई साहब MR जैकब, एक तो ये थे, और जो दूसरा आदमी था उसमें था सुल्तान साहब थे। कौन थे? सुल्तान। तो ये 2 भारतीय न्यायाधीश हैं जिनको 1935 में भारतीय संविधान के अंतर्गत और संघीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया। यह बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बात जानना बहुत जरूरी था। तो यह आपके लिए क्या बच्चा? इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। इन बातों को ध्यान रखना है। इसमें क्वेश्चन बनेंगे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि जब भारत में पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना की गई तो उसके अंदर भारत के कौन से 2 न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई। जो तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान कब किया गया। चौथा क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के अंदर एक छोटा संविधान किस एक्ट के द्वारा बना। पांचवा क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के अंदर जो है जो छोटा संविधान बना 1935 में, उसमें कितने अनुच्छेद थे। जो छठवां क्वेश्चन बन सकता है, वो छठा क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत में जो है द्वैध शासन को राज्यों में कब समाप्त किया गया। और पीसीएस में क्वेश्चन 20वीं बार पूछा गया है कि भारत में प्रांतों के अंदर द्वैध शासन कब समाप्त किया गया। तो ये बात जो है 20वीं बार पूछा गया बेटा पीसीएस में। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो बात है, ये जो बात आपको मैं बता रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। पढ़ेगा तो हिट कर जाएगा, टंडेली करेगा तो बेटा टंडेला हो जाएगा तू। टंडेली मत करो बेटा, ईमानदारी से चुपचाप जितना बता रहा हूं करते जाओ। तुम्हारा सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी।
लेकिन बात इतनी है कि जितना बता रहा हूं उतना पढ़ते जाओ, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अंत है ये। पॉलिटी में आपको लगभग मैं 4 से 5 हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा इसी क्लास के माध्यम से। उसके बाद पॉलिटी में कुछ भी बाहर नहीं है। और ऐसे ही साइंस की भी क्लास, ज्योग्राफी की भी क्लास, पॉलिटी की भी क्लास। बेटा अभी तो जीएस चल रहा है, जीएस चलने दो। और जीएस में पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को लगाना, इसीलिए मैं पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चंस भी साथ में करवाता जा रहा हूं। जो झरोखा वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। आगे देखो, अभी इस एक्ट में और कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है भाई। जो उसमें बातें नहीं समझ में आई हैं उसको बैक करके देखना, समझ में आएंगी। और नहीं समझ में आती हैं तो कमेंट मारो, तुम्हारा भाई तो है ही है। और तुम लोग ये फालतू कमेंट क्या करता है भाई कि ताजमहल का क्या और झाम ताम, चाय नाश्ता करते रहिए और जो है हम नाश्ता लेके आते हैं, आप लोग कमेंट करते रहिए। ये क्या फालतू सब बातें भाई। अबे ढंग की बात लिखी यार, अच्छी लगी बात सुनने में तो यार मजे ले रहा है। देखो भाई, जो अगली बात है बेटा, इसी के अंदर जैसे भारत में पहली बार जो है सूचियों का प्रावधान किया गया। सूचियों बोल रहा हूं, सूचियों, लिस्ट। क्या है लिस्ट? इसको बोलते हैं लिस्ट, सूची। भैया जो भारत है, मान लीजिए कि ये इंडिया है, तो इंडिया के अंदर ये पूरा भारत है। अब भारत के अंदर ये राज्य हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, झामताम, दुनिया भर का। तो कुछ तो अधिकार इनके पास है। जैसे मान लीजिए कि पुलिस पर बनना है कानून, तो पुलिस पर कानून कौन बनाएगा? मोदी जी बनाएंगे? अरे मोदी जी नहीं बनाएंगे, योगी जी बनाएंगे। यूपी पुलिस के लिए जो प्रावधान होगा वो कौन करेगा? योगी जी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। किसका भैया? राज्य सूची का विषय है ये। लेकिन अगर रेलवे पर बनेगा कानून, रेलवे पर, तो वो मोदी सरकार बनाएगी, क्योंकि रेलवे किस में है बेटा? केंद्र सूची में है। अगर मान लीजिए बनना है शिक्षा पर कानून, शिक्षा पर, तो शिक्षा पर जो कानून है, शिक्षा पर जो कानून है, ये कानून शिक्षा पर केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। तो वो सभी मुद्दे जिस पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं कानून, उन मुद्दों को हम कहते हैं समवर्ती सूची का मुद्दा। क्या कहते हैं भैया? समवर्ती सूची का मुद्दा, समवर्ती सूची का मुद्दा कहते हैं उसको। तो भाई जो राज्य सूची है इसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट। क्या बोलते हैं? स्टेट लिस्ट। जो केंद्र सूची है इसको बोलते हैं फेडरल, सॉरी, इसको बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट। और इसको बोलते हैं कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातें दिमाग से स्किप कर जाती हैं, नहीं याद आता है। भाई आदमी का दिमाग है, अभी सोच रहा हूं कि कैसे पढ़ाऊं, बेहतर पढ़ाऊं, तो कभी कभी बेटा गलती से कुछ चीजें मुंह से गलत निकल जाती हैं। तो उसको आप ये नहीं सोचेंगे अरे सर जी को ये आता नहीं है, वो आता नहीं है। ये सब बेटा सब आता है, बहुत रेले हैं, कुछ किए नहीं जिंदगी में, यही सब किए हैं बस। किताब सिताब, क्वेश्चन फोश्चन, यही सब काम किए जिंदगी भर बेटा। मतलब मुखर्जी नगर में जाके इसी अपनी इसी तैसी कराए हैं। तो अगर ये भी नहीं किया तो क्या किया जिंदगी में? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 100 बातें आदमी बोलता है तो एक आध बातें फ्लो में गलत निकल जाती हैं, तो उसको आप माइंड नहीं करेंगे। आप कहीं अगर पकड़ते भी हैं, वो बात आपके संज्ञान में आती है, तो आप उसको कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको ठीक कर लिया जाएगा। ये मान के चलो बेटा कि अगर मैं 100 बातें बता रहा हूं तो उसमें एक दो त्रुटि होने की संभावना रहेगी, क्योंकि हम भी मानव हैं बेटा। किताब लेके नहीं पढ़ाता हूं, रट के नहीं पढ़ाता हूं। जो बातें पहले समझी हुई हैं वही बात आपको समझा दे रहा हूं। तो हो सकता है कि एक आध बातें कहीं मिसमैच हो जाएं, तो उसमें घबराना नहीं है। मैं भी इंसान ही हूं। आप 100 में से अगर 100 बातें याद कर लोगे तो 99 बातें बेटा उसमें सही होंगी। मैं भी एक इंसान हूं, मुझसे भी कभी गलती हो सकती है, हो सकती है त्रुटि, लेकिन प्रयास ये रहता है कि त्रुटि ना हो। एक टीचर के रूप में मैं ये 100% प्रयास करता हूं कि आपके पास बिल्कुल ऑथेंटिक चीज पहुंचे, जांच पड़ताल करके पहुंचे। गलती होने की संभावना नहीं के बराबर है, लेकिन फिर भी 1-8% इंसानी तो है यार, इंसानी तो है। तो बेटा जैसे कहीं पर हो सकता है कि कुछ लिखने में गलती हो जाए, कहीं मात्रा गलती हो जाए, तो प्लीज डोंट माइंड इट, राइट। तो गाइस मैं आपसे कह रहा था कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है। तो जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट 1935 के एक्ट के द्वारा ही भारत में आया था। आज अगर इसकी हम बात करें तो हमने इस लिस्ट में बहुत सारे जो है
रखे हैं सब्जेक्ट, बहुत सारे विषय रखे हैं। जैसे आज देखिए, अगर हम इसकी बात करें सेंट्रल लिस्ट की, तो इसमें लगभग 100 मुद्दे हैं, यानी कि 100 मुद्दों पर जो कानून है वो सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार। अगर आप इसकी बात करोगे तो इसमें जो राज्य सूची के विषय हैं, इसमें लगभग आपके जो हैं 61 या 63 मुद्दे हैं, संभवतः 61 या 63, एक बार देख लीजिएगा। इतने मुद्दे, क्योंकि ये घटा बढ़ा है, ये बार बार चेंज हुआ है, अभी एग्जैक्टली करंट का फिगर दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन 61 या 63 इसमें कोई एक मुद्दा सही है। और संवर्ती सूची में 54 विषय हैं प्रेजेंट टाइम में। लेकिन जो ये सारी बातें हैं, ये तो आज के मुद्दे हैं कि भैया 100 मुद्दों पर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई कानून। लेकिन जब ये कानून बना था पहली बार, तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो प्रावधान थे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बच्चों, यानी कि जो सेंट्रल की लिस्ट है, तो सेंट्रल लिस्ट में कुल 59 विषय थे। 59 विषय थे जिस पर वो कानून बना सकती थी। 59 विषय थे बेटा, 59 विषय। अगर आप यहां से आगे बढ़ोगे तो राज्य सूची में, जो ये राज्य सूची है, स्टेट लिस्ट, इसके पास 54 विषय थे तत्कालीन समय में। और ये जो संवर्ती सूची है, इसमें 36 विषय थे संवर्ती 1935 में। तो ये जो एक्ट हैं, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये हमारे वर्तमान संविधान का आधार है। बहुत सारी बातें हैं, जो डाउट है, क्वेश्चन है, उनको पूछिए, उनको समझिए, आपको पूरा सहयोग किया जाएगा। इसके अलावा एक बात और आपको ध्यान रखनी है, दो छोटी छोटी बातें और महत्वपूर्ण है। जैसे पहली बात ये महत्वपूर्ण है कि इसी एक्ट के द्वारा वर्मा जो देश है, जिसको आज आप म्यांमार कहते हो, जिसको आप म्यांमार कहते हो, इसके अलग होने का प्रावधान किया गया। 1935 के एक्ट के द्वारा वर्मा को अलग होने का प्रावधान किया गया। और ये जो वर्मा देश बना, वो 1935 के अधिनियम से ही बना। एक तीसरी बात, एक लास्ट बात इंपॉर्टेंट है, जो एक लास्ट बात इंपॉर्टेंट है, वो बात ये इंपॉर्टेंट है कि जो 1935 का जो एक्ट है, इसी एक्ट के द्वारा, अच्छा, इसमें जो एक अलग सी बात है, वही बात है कि जो ये 3 सूचियां हैं, अगर मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा है जो इन तीनों में शामिल नहीं है, जो इन तीनों में शामिल नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट मुद्दे। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट मुद्दे। तो जो अवशिष्ट मुद्दे हैं, जो अवशिष्ट मुद्दे हैं, तो अवशिष्ट मुद्दों पर जो है कानून बनाने का अधिकार, अवशिष्ट मुद्दों पर जो कानून बनाने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार, तो ये अधिकार केवल और केवल वायसराय के पास था। किसके पास था बच्चों? वायसराय। यानी कि वायसराय जो है अवशिष्ट मुद्दों पर कानून बना सकता था। मुझे लगता है कि 1935 का जो एक्ट है, उसमें सारे महत्वपूर्ण फीचर थे जो आपको जानने चाहिए थे। बाकी अगर एक आध बातें कहीं छूट रही है, छूट तो नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं आपको लगता है कि एक आध पॉइंट मिस हो गया, कुछ छूट गया, कुछ आपके मन में डाउट है, कोई शक है, संदेह है, तो भैया घटक के पूछो, घटक के आंसर दूंगा। थैंक यू।